और एक और बात मैं आज क्लैरिफाई कर दूं, मैंने अपने वकील को ये हदायत दी थी कि मुझे नैब की नई अमेंडमेंट्स का फ़ायदा नहीं उठाना। तो ये मैं पूरी कौम को आज ये बता देना चाहती हूँ। इस पे डिटेल प्रेशर मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मैं डिटेल फैसला आने के बाद पैनामा का उसके ऊपर मैं प्रेशर करूँगी। अभी मैं नहीं करूँगी। फिर मैं बताऊँगी कि इस केस में क्या क्या हुआ और किस तरह से फाउल प्ले हुआ, किस तरह से साजिश हुई। सारे केस की एक एक हकायक जिन पर मैंने आज तक बात नहीं की और चुप का रोज़ा रखा, वो मैं कौम के सामने लेकर आऊँगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मुझे जो अमेंडेड लॉ है नैब का, जो नई अमेंडमेंट्स आई हैं, ना मैंने वो अवेल की हैं, ना उसके तहत मुझे रिलीफ मिला है। मुझे नैब के पुराने कानून के तहत मेरिट पे रिलीफ मिला है क्योंकि मेरे खिलाफ केस साबित नहीं हो सका, सजा भी हुई थी। और उस झूठे केस में मैंने सजा भुगती 4 महीने। जब अडयाला में जब मेरी वालदा वहाँ बीमार थी और मैं अपने वालिद के साथ आई थी, और फिर आपके अंदर इतनी हिम्मत कि आप इसको एनआरओ कहें। एनआरओ ये होता है कि झूठा मुकदमा जिसकी आज सरे बाजार जो रुस्वा हो गया, सरे बाजार जिसकी हकीकत आज कौम के सामने आ गई, आपकी इतनी हिम्मत के बजाय उस पर आप माफ़ी मांगे जाकर कि मैंने एक खातून से ज़्यादती की, मैंने नवाज शरीफ साहब से ज़्यादती की, या भले आपके अंदर इतनी इखलाकी जरूरत नहीं है कि आप माफ़ी मांगे, तो आप जायनमाज बिछाएं बनी गाला में और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे कि मैं बेगुनाहों के साथ मैंने साजिश की, उनको सज़ा दिलवाई, सिर्फ इसलिए कि मुझे मुल्क का वज़ीर आज़म बनना था। क्योंकि अगर वो मैदान में रहते तो मैं वज़ीर आज़म नहीं बन सकता था। एनआरओ इसको कहते हैं कि माँ वहाँ मर रही हो और बाप और बेटी हाथ पकड़ कर आकर एक झूठे मुकदमे में जिसकी हर तरफ से गवाही आ रही थी, तब भी आ रही थी। किसको याद नहीं है कि वो इस तरह से एक सहाफ़ी ने जो नायब अदालत से वो यूं मुंह छुपाकर एक साहब निकल रहे थे जिन दिनों हमारा मुकदमा चल रहा था, आप लोगों को याद है या नहीं याद? शौकत अजीज साहब की गवाही किसको याद नहीं है? अरशद मलिक की गवाही किसको याद नहीं है? तो कभी माफ़ी मांगी गई और उसके ऊपर से आपकी इतनी जुर्रत कि आप इसको एनआरओ कहें। एनआरओ ये होता है, एनआरओ ये होता है कि नवाज शरीफ की बेगुनाही के सबूत के बाद सबूत आए, अरशद मलिक की वीडियो आ जाए, सबूत में वो कह रहा है कि मुझे ब्लैकमेल करके सजा दी गई, और वो आज तक बाहर बैठे। ये एनआरओ होता है। एनआरओ ये होता है कि आप क्या नाम है जो नैब के पिछले सरबराह थे, जस्टिस जावेद इकबाल, आप उनको उनकी वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करें और उनसे अपने मुखालिफिन के खिलाफ फैसले लें। क्या एनआरओ इसको कहते हैं? एनआरओ इसको कहते हैं कि मरियम नवाज पे कोई केस ना बनता हो और वो जलसे और जुलूस कर रही हो और आप डर जाएं, आप खौफ में मुब्तला हो जाएं और आप उसको बगैर किसी केस के उठाकर उस अंदर कर दें, नैब में डाल दें, हब्से बेजा में रखें। क्या एनआरओ इसको कहते हैं? और वहां से आप उठा के उसको कोट लखपत के डेथ सेल में फेंक दें जहां पर एक चारपाई रखी हो और बाथरूम और कमरे में दीवार ना हो। एनआरओ उसको कहते हैं? आप कहते हैं डार साहब एनआरओ के बाद आए। मैं तो ये सवाल पूछती हूं कि वापस आना तो था ना, जुल्म ने एक दिन मिटना था, ये हमेशा के लिए नहीं होता। जो जुल्म है उसकी शेल्फ लाइफ बहुत छोटी होती है। डार साहब को इस मुल्क से जाना क्यों पड़ा? वापस आना तो बाद की बात है, पहले बताएं। और आपके मुंह पे कुदरत का जन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा है कि जिस डार साहब को आपने फाउल प्ले करके निकलवाया, आज वो आपका दोबारा से फाइनेंस मिनिस्टर है। और डार साहब से तकलीफ जो है ना, वो एनआरओ की नहीं है। डार साहब की वापस आने की भी तकलीफ नहीं है। डार साहब से इनकी जो अब मीटिंग्स बनी गाला में हो रही है ना, इनके अपने लोगों ने मुझे बताया कि उन मीटिंग्स में अब बात ये होती है कि डार साहब वापस आ गए तो डॉलर की कीमत जो है वो नीचे आ रही है, रुपया मुस्तहकम हो रहा है, स्टॉक मार्केट जो है वो बेहतरी के साइंस दिखा रही है, ऊपर जा रही है, डीजल और पेट्रोल की पहली बार कीमतें इस तरह से कम हुई हैं। और डार साहब क्योंकि एक्सपीरियंस्ड आदमी है, बहुत दफ़ा मुल्क को मुआशी बहरानों से निकाल चुके हैं। ऐसे मुआशी बहरानों से भी उन्होंने निकाला है जब उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आती थी। तो तकलीफ इनको असल में ये है, जो इनकी गुफ्तगू है आपस की, वो ये है
कि अब डार साहब वापस आ गए हैं, इकॉनमी की बेहतरी के इशारे मिल रहे हैं, और इकॉनमी अगर बेहतर हो गई तो हमें कौन पूछेगा? असल में तकलीफ ये है डार साहब से। तो पहले तो इस बात का जवाब दो ना कि तुमने अपने सियासी मुखालिफिन पर झूठे मुकदमे बनाए क्यों? और आज अल्लाह ताला का फजल है, मैंने पहले भी ये कहा था कि झूठ को एक ना एक दिन मिटना होता है, बातिल को मिटना होता है, हक को आना होता है। आज जब तुम्हारा भयानक चेहरा नजर आ रहा है, कभी तुम बशीर मेमन साहब को प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलाकर कहो मरियम को गिरफ्तार करो, शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करो, और वो कहे भाई मैं क्यों करूं, कोई केस हो तो करूं ना, मुझे नहीं पता, तुम जैसे मर्जी करो। और उसके बाद कभी आप जस्टिस जावेद इकबाल साहब को ब्लैकमेल करके कहें, अब वो बेचारी तैयबा गुल जो है वो अपनी वीडियो लेकर एक वक्त के प्राइम मिनिस्टर के पास गई और उसने कहा कि आपका जो नैब का चेयरमैन है वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, तो उसको भी 1 महीना हब्से बेजा में रख लिया, उससे वो वीडियो ले ली कि हाँ मैं एक्शन लेता हूँ, और बाद में पता चला कि वो वीडियो दिखाकर वो जावेद इकबाल साहब को ब्लैकमेल करते रहे। ये तो इसके एहतसाब की असल हकीकत है। शर्म नहीं आती इस इंसान को कि आज भी माफ़ी मांगने की बजाय एनआरओ की रट लगा के बैठा है। मैं बताती हूँ तुम्हें एनआरओ क्या होता है। एनआरओ पता है क्या होता है? एनआरओ होता है जब तुमने अपने घर की बनी गाला, जिसका नाम मनी गाला है, उसकी रेगुलराइजेशन के लिए तुमने जाली डॉक्यूमेंट्स जमा कराए, और उस पर भी तुम्हारे साकिब और निसार ने तुम्हें सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया। सादिक वो सदाकत और अमानत की दास्तानें फिर पूरी दुनिया ने सुनी। एनआरओ उसको कहते हैं कि जब तुम्हें जिस दिन तुम्हें पंजाब गवर्नमेंट मिली, तुमने उसी दिन फराह गोगी के केस खत्म करा दिए, बल्कि जो पंजाब में ब्यूरोक्रेसी के तबादले किए वो किए ही इसलिए क्योंकि तुम फराह गोगी के केसेस पे पर्दा डालना चाहते थे। उसकी वजह यह थी कि फराह गोगी ने जो भी कमाया था उसकी फ्रंट वुमन वो पीरनी पिंकी थी और तुम थे।